So, as you can see, today's topic is the power of doodling. So, and this is loosely based on the book The Doodle Revolution by Suni Brown. Suni Brown का नाम हमने mostly सुना ही है, मोहित से भी, and if a few of you must also be knowing. She is an American author. She is known for her marketing of doodling. तो उनकी एक अपनी visual thinking consultancy है, एंड आई थिंक उसका नाम है ब्राइट स्पॉट इन्फो करके. तो इस बुक में शी हैज ट्राइड टू शो अस कि डूडलिंग, हाउ डूडलिंग कैन हेल्प us to ignite our minds. And in her words, it is a global campaign for visual learning. So we can proceed to the next slide. So this is a beautiful quote by Suni Brown again. There is no singular definition of a doodle. There is only insight that comes from what you make of it. So इस कोट को अगर हम देखें तो वी कैन से इट लाइक दैट कि डूडल हमेशा कोई एक सिंगल ड्राइंग ही नहीं होती है, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज लीनियर. तो कभी कभी इट कैन बी सिलेंड्रिकल, कभी कभी डायगोनल, स्फेरिकल, मतलब वो कुछ भी हो सकता है. बट द पॉइंट इज कि आप और हम उसे कैसे परसीव करें. इट डजंट रियली हैव टू टर्न आउट अ सर्टेन वे, एंड उसकी वही ब्यूटी है कि आप उस चीज को कैसे परसीव करते हो. मतलब मैं कुछ भी एक ड्राइंग बना लूं, बट कुछ भी एक डूडल बना लूं, बट रिसीविंग एंड में आप उसको कैसे देखते हो. सो दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज डूडलिंग. तो आई थिंक हम सबको ये थोड़ा ना थोड़ा आइडिया है ही कि डूडलिंग क्या होता है. बट अगर देखा जाए, लाइक फॉर टू लॉन्ग नाउ क्या हुआ है कि डूडलिंग हैज बीन डाउन प्लेड. मतलब लोगों को लगता है कि ये एक एब्सेंट माइंडेड स्केच है, मतलब हम कुछ भी बिना सोचते हुए ड्रॉ करें, या फिर कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है एंड हम उसको टाइम पास करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं, या फिर हम बात करते रहते हैं, कोई लेक्चर चल रहा है पीछे तो फिर हम स्क्रिबल करते हैं, तो उसको भी डूडलिंग मतलब लोग परसीव करते हैं ऐसे. एंड हम में से मतलब हर कोई बी आई एम एन आर्टिस्ट, बट बीट एन आर्टिस्ट, बी डे एन आर्टिस्ट और नॉट, सबको ये रिलेट कर सकता है कि बचपन से ही मतलब वी हैव ह्यूमंस हैव दैट इनर आर्ट कि कोई भी खाली पेपर देख के तो वी वांट टू स्क्रिबल ऑन इट. कोई भी हमें खाली वॉल दिख गया तो इट वी फील लाइक यू नो पुटिंग समथिंग टू इट, मतलब हमारा मन करता है कि हम उस पेज को भर दें. तो ये मतलब ह्यूमंस का इनेट नेचर है. तो उसी से ये डूडलिंग मतलब डूडलिंग गेट्स इट्स फॉर्म. सो देखते हैं हम कि डूडलिंग एक्चुअली होता क्या है. सो इफ वी गो बाय डेफिनेशन, मतलब उनका फॉर्मल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो डूडल इज एन अनफोकस्ड ड्राइंग मेड व्हाइल अ पर्सन्स अटेंशन इज अदरवाइज ऑक्यूपाइड. सो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है जो डूडल बोलने से हर कोई लोग बोलता है कि मतलब हाँ, लोग इग्नोर कर देता है कि इट्स एन एब्सेंट माइंडेड स्केच, राइट, जो अभी अभी बोला मैंने कि हम कभी टाइम पास करने के लिए कुछ स्क्रिबल कर देते हैं नोटबुक पे, या फिर जब भी मतलब वी हैव टाइम तो हम ऐसे करते हैं. बट सुनी ब्राउन जो है, तो व्हेन शी स्टार्टेड दिस बुक, तो उन्होंने ये डेफिनेशन को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है. तो व्हाट शी सेड इज doodling is like you know making spontaneous marks to help yourself think. मतलब हम सोच के डूडल नहीं बनाते, हम डूडल बनाते हैं कि ताकि वो हमें बाद में हेल्प करे सोचने के लिए. तो दैट्स व्हाट शी मेंट बाय हर न्यू डेफिनेशन. मतलब डूडल का मीनिंग ही उन्होंने परसेप्शन ही चेंज कर दिया कि कुछ भी जो हम करते हैं, मतलब जो हम डूडलिंग या ड्राइंग या स्क्रिबलिंग करते हैं, वो हम एब्सेंट माइंडेडली भले ही करते हो, बट उस चीज को बाद में इट हेल्प्स अस इन सम वे और द अदर टू रिटेन द इंफॉर्मेशन. तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि डूडल्स आर नथिंग बट इट्स लाइक मेकिंग स्पॉन्टेनियस मार्क्स टू हेल्प आवरसेल्फ थिंक. सो नेक्स्ट स्लाइड इज ट्रेसिंग द डूडल टाइमलाइन. अब डूडल ऐसा है कि ये मतलब अचानक से स्टार्ट नहीं हुआ है. मतलब इफ यू लुक बैक, ये दिस डूडल या दिस फॉर्म ऑफ ड्राइंग ये आउट ऑफ द ब्लू ऐसे ओरिजिनेट नहीं हुआ है. इट हैज बीन देयर सिंस द टाइम ऑफ होमो सेपियंस. मतलब जब से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, या फिर जब से ह्यूमंस अर्थ पे आए हैं, तब से दिस डूडल हैज बीन देयर. बट
हम इग्नोरेंट है, मतलब विद टाइम वी हैव फॉरगॉटन आवर रूट्स, बट दिस वाज ऑलवेज देयर. सो लेट्स गो बैक. इस चीज को सपोर्ट करने के लिए आई हैव जस्ट प्लेस टू पिक्चर्स. So these are pictures of two cave paintings which are almost 500,000 year old, and ये इंडोनेशिया के एक केव से लिया हुआ है. So according to research, अभी updated, these are the oldest मतलब which have been found, oldest paintings which have been found. तो ये दो इमेज से हमें क्या पता चलता है? अगर आप लेफ्ट इमेज को देखोगे, दिस वन, तो इससे हमें हल्का हल्का ये पता चलता है कि दिस आर लाइक सिंबॉलिक ह्यूमन फिगर्स. ये कुछ एनिमल को रिप्रेजेंट करता है. दिस आर अगेन, दिस अगेन फील्स लाइक स्मॉलर एनिमल्स. दिस इज अ काइंड ऑफ बिगर एनिमल. अगर आप लेफ्ट इमेज को राइट इमेज को देखोगे, सॉरी, तो अगेन यहाँ पे दिखता है कि ये ह्यूमन फिगर बहुत लूजली रिजेंबल करते हैं. और यहाँ पे तो इरेज हो चुका है, बट स्टिल यू कैन मेक आउट दिस इज द बैक पार्ट ऑफ सर्टेन एनिमल. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भले ही ये सारे मतलब जो स्क्रिबलिंग्स हैं, आपको मतलब लगे ना कि हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि ये एकदम एग्जैक्टली एक काउ को रिप्रेजेंट करता है या फिर एग्जैक्टली एक हॉर्स को रिप्रेजेंट करता है, बट इन मार्किंग से हमें एटलीस्ट ये पता चलता है कि दोज पीपल, जब लैंग्वेज इन्वेंट भी नहीं हुआ था, मतलब पीपल हैड नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, दे क्यों बनाते थे ये अभी भी रिसर्चर्स दे डोंट नो इट येट, बट एटलीस्ट हमें ये पता चलता है कि जब कोई लैंग्वेज था भी नहीं, स्टिल उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया था कि दे वांटेड टू लेट इट आउट. मतलब उन्होंने इन ड्राइंग्स को यूज करके दे मे बी दे यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन देमसेल्व्स, या फिर वो अपने फीलिंग्स को मतलब लेट आउट करते थे. बट जो भी हो, तब भी जब ह्यूमंस पूरे इवॉल्व नहीं हुए थे, फिर भी ये सब मतलब ये ड्राइंग बनाना या फिर स्क्रिबल करना, ये उनके अंदर था. तो सो दिस इज रूटेड मतलब फ्रॉम लॉन्ग बैक. अभी नेक्स्ट अगर हम देखें, तो ये एक एविडेंस है. द स्क्रिबल ऑन अ शेल इज द फर्स्ट एविडेंस दैट मैन एवर ड्रू. तो अब राइट साइड में जो इमेज देखोगे, वो एक शेल का इमेज है, और उसमें साइंटिस्ट फाउंड आउट सर्टेन स्क्रिबलिंग्स. तो ये स्क्रिबलिंग्स का कोई मीनिंग अभी दे हैव नॉट बीन एबल टू रिलेट, बट एटलीस्ट इससे यही पता चलता है कि मतलब दे यूज टू डू सर्टेन फॉर्म ऑफ राइटिंग. मतलब वो स्क्रिबलिंग हो या कुछ हो, उनके दिमाग में कुछ तो आया हुआ था तब कि उन्होंने ये स्क्रिबलिंग करा है. तो दैट शोज अस कि ये जो हमारे अंदर जो ये मतलब इनने जो हमारा ब्रेन वायर्ड किया हुआ है ऐसे ही, तो इट्स बीन वायर्ड लाइक दैट सिंस लॉन्ग टाइम बैक. मतलब सिंस द टाइम ऑफ, मतलब जब से ह्यूमंस आए हुए हैं. तो इट्स नॉट समथिंग कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है और लोग अभी अभी मतलब इसको रियलाइज करने लगे हैं, ऐसा नहीं है. तो व्हाई द रिवोल्यूशन? तो अभी ऐसा क्या हो गया है कि अभी मतलब why was there a need for a revolution, doodle revolution का क्यों अभी बहुत big मतलब बड़े बड़े organizations या फिर companies, they are giving so much importance to doodling? मतलब ऐसा क्या हो गया कि क्यों जरूरत पड़ गई कि हमें doodle की help लेना पड़ रहा है? Okay, so let's try to find out the reasons. So first is doodle का actually बहुत ही misconceptions हैं. So we have tried to put it in 5 points. We aren't being taught visual language either at home, school or work. तो हमें से बहुत पेरेंट्स भी हैं, तो we all मतलब हमें पता है कि ये जो कल्चर ऑफ ड्राइंग और विजुअलाइजिंग है ना, दिस इज नॉट एक्सटेंडेड और कंटिन्यूड विथ मतलब बियॉन्ड अर्ली चाइल्डहुड. ये हम सबको पता है, मतलब वी एक्सेप्ट इट और नॉट. आवर स्कूल्स फॉर द मोस्ट पार्ट दे वैल्यू मैथ्स एंड साइंस ओवर आर्ट्स. बट उससे क्या होता है कि उससे क्या नेग्लेक्ट होता है? मतलब वी आर नेग्लेक्टिंग द क्वालिटीज ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिंग एंड मेकिंग, जो हमारे मतलब which can contribute to learning and communication. So first point means that. Second is we have false beliefs about visual language. Obviously because जब भी विजुअल लैंग्वेज के बारे में बात होती है तो हम उसको आर्ट की तरफ रिलेट करते हैं. हमें लगता है कि हम जब विजुअल लैंग्वेज के बारे में बात करें मतलब हम आर्ट के बारे में बात करें, हम पेंटिंग्स के बारे में बात करें, बट वैसा नहीं है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन मतलब टाइप ऑफ पीपल हु नीड्स टू पोजेस अ सर्टेन टाइप ऑफ इंटेलेक्ट, ऐसा नहीं है. या फिर हमें हमारा कोई ड्राइंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, वैसा भी नहीं है. सो वी हैव quite a few false beliefs about this language.
Third point is there is a significant and negative impact from our ignorance of visual language. Obviously, जो हम इसको इग्नोर करते आए हैं उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मतलब बाहर आए हैं. दैट इज आई हैव नोटेड डाउन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनएफिशिएंसी, misaligned communication, poor information retention, decreased access to insights, use of only certain types of intelligence. तो ये तो बहुत सारी मतलब these are a few of the negative impact जो has arose from the ignorance of you know learning more about doodling. Fourth is visual language is native to all of us, जो मैंने पहले स्लाइड में बोला था कि ये हमारे अंदर है, it's deep rooted, but with time we seem to have forgotten about it. हमने ये traditional मतलब ये चीज छोड़ दिया है. We don't include it in our mode of learning nowadays. तो that's why Suni Brown को लगा कि there is a need for this doodle revolution, कि वो वापस आना चाहिए. Number 5 is and the world is changing too fast for us to ignore it, obviously, because टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम भी मतलब वी आर ऑल्सो चेंजिंग. हमें कम टाइम पे ज्यादा आउटपुट चाहिए होता है. तो अभी लोगों को पीपल आर दे आर ट्राइंग टू फाइंड वेज कि हम कितने फास्ट पेस्ड काम कर सकते हैं. सो इसीलिए वी आर ऑलवेज ट्राइंग फॉर न्यूअर एंड बेटर ऑप्शंस. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड फॉर दिस डूडल रेवोल्यूशन. अभी तक ठीक है क्या? आई एम गोइंग टू फास्ट, सॉरी. I think it's great. Yeah. Okay, should I continue? Yes. Why doodling again? तो ये सब ऐसे ये सारे क्वेश्चंस ऐसे इन सीरियल फॉर्म मतलब आता है कि अभी डूडलिंग की मतलब क्या जरूरत है. तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी नोट डाउन किए हैं या फिर प्रेजेंट किए हैं, दोज आर ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च. ओके, सो इन रीसेंट ईयर्स क्या हुआ है कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज कम टू लाइट जो दैट गोज डीप इनटू हाउ पीपल बेनिफिट फ्रॉम डूडलिंग. और सबसे अमेजिंग बात ये है कि इनके जो बेनिफिट्स है ना, ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू मेकिंग आर्ट इन द आर्ट स्कूल सेंस. मतलब हम जो आर्ट स्कूल में जाते हैं ड्राइंग सीखते हैं ना, उससे ये डूडलिंग के बेनिफिट्स जुड़े ही नहीं है. सो इट इज नथिंग टू डू विद दैट. सो लेट्स ट्राई टू सी कि डूडलिंग के क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हो सकता है. सो आई ट्राइड टू पुट डाउन 4 पॉइंट्स. मेन पॉइंट इज डूडलिंग एंगेजेस मोर ऑफ योर ब्रेन देन लिसनिंग अलोन. ऑब्वियसली बिकॉज हम जब डूडल करते हैं हम सोचते भी हैं, हम कंसंट्रेट भी करते हैं, हम अपने हाथ भी यूज करते हैं. तो वी आर एंगेजिंग सो मेनी मोडालिटीज. मतलब हम इंफॉर्मेशन ग्रास्प करने के लिए हम कितने सारे हमारे ब्रेन के पार्ट्स को हम एक्टिवेट करते हैं अननोइंगली, क्योंकि हमारा सब कुछ साइमल्टेनियसली चलता रहता है. तो so the other 4 points that I have put stems out from them. So let's check the first point, that is increased focus. Obviously because doodling improves concentration and memory. Research से हमें ये भी मतलब पता चला है कि people who doodle while doing other tasks, they have a greater ability to concentrate. Okay, more retention मतलब grasping power, मतलब बहुत टाइम तक हम उसको रिटेन कर सकते हैं. तो जैसे कि अगर मोहित कॉल पे कुछ बात कर रहा होगा, तो अगर 1 घंटा उन्होंने कुछ बात किया होगा, तो एट द एंड ऑफ द कॉल अगर हमें उसका समरी कुछ देना है, तो उस टाइम जब मोहित बात करते रहे होंगे, अगर हमने उनके सारे जो वर्बल पॉइंट्स है उसको नोट करने के अलावा इफ वी आर यूजिंग सम टाइप्स ऑफ सिंबल्स और ड्राइंग्स और डूडलिंग, तो क्या होता है कि एंड में जब हम वो रिपोर्ट मोहित को सबमिट करेंगे ना, तो उसमें यू ऑल विल बी सरप्राइज, बट यू विल फील मतलब आपको रियलाइज होगा कि वी आर एबल टू रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन. आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर पाओगे इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. Third point is can tap into your subconscious. Okay, so researchers they say that जब भी people start doodling, they enter into a state of subconsciousness. Okay, and in return it boosts productivity and our ability to solve problems. तो ये मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि देखो आजकल we have so much of stress going around. डूडलिंग क्या करता है आजकल, आप लोग अगर देखोगे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की हीलिंग थेरेपी जैसे यूज होता है, और डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उन लोगों ने ना ये नया थेरेपी स्टार्ट किया, डूडलिंग थेरेपी.
ड्राइंग थेरेपी, डॉट मैंडला थेरेपी, और ये सब क्यों? बिकॉज this form of this art form, yeah, this form of drawing, whatever we say, it helps to relieve the negative effects of stress. क्योंकि डूडलिंग इन्वॉल्व्स हमारा बोथ हैंड एंड आई सिंक्रोनाइजेशन. हम जब डूडल करते हैं मतलब हम देखते भी रहते हैं, पूरा कंसंट्रेट भी करते रहते हैं, हमारा पूरा सिंक्रोनाइज रहता है, विच मीन्स हम हमारा बॉडी एंड माइंड बोथ आर इन मतलब सिंक्रोनाइजेशन रहता है. तो इसीलिए वो एक कामिंग और मेडिटेटिव एक्सपीरियंस भी मतलब रहता है. So easily people nowadays have started using this form of therapy. Next is allows creative problem solving. Okay, again ये fourth वाला point third वाले point से बहुत related है कि आप जब भी ऐसे zone में जाते हो where you are very calm, where you are very meditative, तो क्या होता है कि spending time in this subconscious mode, it helps us to clear our mind को refresh करता है and offers solutions to मतलब problems. मतलब भाई एंड ऑल्सो आप ये अगर आप जो स्केच बनाते हो और जो मार्किंग्स बनाते हो वो आप दूसरे के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, राइट? मतलब इंस्टेड ऑफ, जैसे ही मैंने बोला कि इंस्टेड ऑफ शेयरिंग अ 5-पेज नोट, आप वो एक पेज का नोट आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो. विजुअली हम मोर इंक्लाइंड होते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है. तो उससे क्या होता है कि वो प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व होता है, बहुत क्रिएटिवली भी सॉल्व हो जाता है. अभी देखते हैं कि हाउ डज डूडलिंग वर्क. ये जो हम बोल रहे हैं कि डूडलिंग मतलब काम कैसे करता है, मतलब बस ड्राइंग कर लिया तो ये हमारे ब्रेन को कैसे मतलब इफेक्ट करता है कि ये इतना एफिशिएंट है. तो लेट्स सी. ओके, वी हैव 4 मोडालिटीज ऑफ एब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन. ये हम सबको पता होगा कि देयर आर 4 मोडालिटीज, जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी, और फिर रीडिंग, राइटिंग और किनेस्थेटिक. तो विजुअल क्या होता है कि जो हम when we process information in the form of images, मतलब कुछ भी written outline, written notes. अभी ये जो मैं presentation दे रही हूँ, it's all visual. All these are types of visual learning. Next is auditory, which consists of hearing या फिर reciting information या फिर using discussions, जैसे मैं अभी भी कर रही हूँ. So I'm using both these modalities, like visual and auditory both. Again, reading and writing. रीडिंग एंड राइटिंग इज अगेन टेकिंग नोट्स. जब कोई मतलब कोई कुछ बोल रहा होगा तो मैं नोट ले रही हूँ, या फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं या फिर आंसर्स लिख रहे हैं. ओके, एंड किनेस्थेटिक मोड इज व्हेन वी लर्न समथिंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज. मतलब हम सीख भी रहे हैं और साथ साथ वी आर मतलब हमारा कुछ फिजिकल मूवमेंट भी हो रहा है व्हाइल स्टडीइंग और थिंकिंग. तो अब क्या होता है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, जो नॉर्मल लोग हैं हम, मतलब कोई हम, मैं डूडल नहीं करती हूँ, बट सपोज मैं डूडल नहीं करती हूँ एंड आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई एम, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली रिटेन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि यही चारों में से हम कोई भी 2 मोडालिटी भी यूज करें ना तो हमारा इंफॉर्मेशन वी रिटेन इट. मतलब बट डूडलिंग में क्या होता है कि डूडलिंग में ये चारों मोडालिटी यूज हो जाता है. विजुअल भी, ऑडिटरी भी, रीडिंग राइटिंग भी आ जाता है और किनेस्थेटिक भी, क्योंकि आप हाथ से करते रहते हो, राइट, मोशन. तो वो चारों चीज सिंक्रोनाइज रहते हैं. प्लस एक एडेड एडवांटेज है जो मैंने साइड में लिखा है कि डूडलिंग एंगेजेस ऑल 4 मोडालिटीज टुगेदर प्लस द अपॉर्चुनिटी फॉर एन इमोशनल रिस्पॉन्स. मतलब जो ये लाइन है, प्लस द अपॉर्चुनिटी फॉर एन इमोशनल रिस्पॉन्स, का मतलब ये है कि आप वो चारों चीजें करते रहते हो बट एक स्टेट में, राइट, आप एक स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो. वो आपका खुद का पर्सनल इमोशनल रिस्पॉन्स रहता है उसमें. तो आप उसको बेटर प्रोसेस कर सकते हो. आपका जो आप सोच रहे होगे वो एक यूनिक प्रोसेस है, वो उसके बारे में मुझे नहीं पता. तो आप जब वो सारी चीजों मतलब 4 मोडालिटीज को प्रोसेस करते हो, डूडलिंग का एक एडेड एडवांटेज है कि उसमें आपका एक यूनिकनेस रहता है, क्योंकि आप कुछ भी मेंटल स्टेट में रहते हो वो आपको प्रोजेक्ट हो जाता है, वो हेल्प करता है आपको. तो नेक्स्ट इज द विजुअल अल्फाबेट. तो ये चीज जब, जैसे कि मैं भी जब ड्राइंग का क्लासेस लेती थी व्हेन आई वाज डूइंग माय डिप्लोमा, तो हमें पहला क्लास हमारा इसी से स्टार्ट हुआ था. एक तो हमारा थ्योरी क्लास था कि वेयर वी वर मेड नोन आवर प्री हिस्टोरिक आर्ट फॉर्म्स, और सेकंड हमारा ये दिस विजुअल अल्फाबेट्स. तो ये दिस आर कॉल्ड विजुअल अल्फाबेट्स और ये 12 सिंबल्स है. सो आप देख सकते हो इसमें पॉइंट है, लाइन, एंगल, आर्क, स्पाइरल, लूप, ओवल, आई, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हाउस, क्लाउड. तो ये जो 12 सिंबल्स है ना,
इससे आप कुछ भी डूडल बना सकते हो, आप कुछ भी, मतलब आपको अगर ड्राइंग नहीं भी आता है, बट ये 12 सिंबल्स में से आप हर रोज कोई ना कोई सिंबल आप एवरीडे यूज करते हो, राइट? हम एवरीडे यूज करते हैं ये पॉइंट्स। तो जो लाइन मैंने लिखा है कि there are only 12 forms that make up a visual landscape and you can doodle everyone with this visual alphabets। तो आप कुछ भी पकड़ लो, आप कोई लैंडस्केप पकड़ लो, आप घर बना रहे हो, आप कोई एनिमल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो ना, ये 12 सिंबल्स में से कोई ना कोई सिंबल या फिर ज्यादा सिंबल्स यूज होते ही है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि डूडलिंग करने के लिए हमें एक आर्टिस्ट होना पड़ता है। नहीं, वी डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट। ये सिंबल्स हर किसी को आता है। ये सिंबल्स यूज करके हम कुछ भी डूडल बना सकते हैं। मतलब दिस 12 सिंबल्स में से कोई ना कोई सिंबल यूज होता ही है। सो एटलीस्ट नाउ वी नो कि डूडल करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल क्वालिटीज नहीं चाहिए एक आर्टिस्ट, मतलब एक आर्टिस्ट का। वी जस्ट नीड टू नो दिस सिंबल्स, वी जस्ट नीड टू पुट दिस सिंबल्स इन प्रैक्टिस, और हमें आई थिंक एनीवन कैन डूडल। ओके, सो डूडलिंग वर्सेस स्क्रिबलिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, ये चारों टर्म्स ऑब्वियसली हमने सुना है, सिनोनिमस भी है एक दूसरे के साथ, बट डिफरेंसेस भी है। जैसे कि डूडलिंग का मतलब होता है कि हम कोई नोट टेकिंग में, हम अगर कोई भी मार्क्स बनाते हैं, हम कोई भी ड्राइंग्स करते हैं, कोई भी छोटे मोटे स्केचेस बनाते हैं, ताकि वो हमें बाद में इंफॉर्मेशन रिटेन करने के लिए हेल्प करता है। या फिर इंस्टेड ऑफ वर्ड्स वी आर यूजिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, तो वो डूडल होता है। स्क्रिबलिंग क्या होता है कि हम जो रैंडम लाइंस बनाते हैं बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए, हम मतलब जो हम बिना पेन या पेंसिल उठाए कुछ भी स्क्रिबल करते हैं। थर्ड इज स्केच। तो स्केच और ड्राइंग में यही डिफरेंस है कि स्केचिंग मतलब अगर मुझे कोई बोले कि स्केच ह्यूमन फिगर, तो मैं बस बेसिक एक फिगर बनाऊंगी जिससे आपको पता चले कि हाँ शी इज ड्राइंग, मतलब शी इज अबाउट टू मेक अ ह्यूमन। बट उसमें उस स्केच में ऐसा कुछ रिफाइंड ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने कोई डिटेल्स नहीं दिया है, मैंने कोई फेस का डिटेलिंग नहीं है, बॉडी का डिटेलिंग नहीं है, हेयर का, नथिंग, बट स्टिल यू कैन मेक आउट कि एक आई एम ड्राइंग अ ह्यूमन फिगर। लास्ट इज ड्राइंग। तो स्केच और ड्राइंग में यही डिफरेंस है कि ड्राइंग इज द मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ स्केचिंग। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि राइट साइड वाला जो ड्राइंग का पिक्चर है, दैट शोज यू कि वो पूरी लड़की का फीचर्स है उसमें। बट उनके बगल में जो पिक्चर है फॉर द स्केचिंग पार्ट, उसमें आप देख सकते हो कि वो सारे फीचर्स कंप्लीट नहीं है, बट दैट पर्सन हैज जस्ट रफली ड्रॉन द इमेज ऑफ अ गर्ल। और जो राइट साइड में, दैट इज अ मोर रिफाइंड प्रोसेस, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ये दिस आर मेनली द डिफरेंट, हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस फोर टर्म्स। ओके, again there is no such thing as a mindless doodle, of course। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आप कोई भी चीज बनाते हो और वो, मतलब हमें बोला जाता है ऑफ कोर्स कि क्या बना रहे हो, मतलब कुछ भी बना रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देयर इज नो सच थिंग एज अ माइंडलेस डूडल। आप वही बनाते हो जो आप विजुअलाइज करते हो। तो हर एक चीज की मीनिंग होती है एंड हर एक चीज की इंपॉर्टेंस भी होती है। ओके, लेट्स गो बैक टू लुक एट सम फेमस डूडलर्स। तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन्स, साइंटिस्ट, पेंटर्स, आर्टिस्ट, मतलब इतने सारे लोग हैं। बट अगर हम उनके हमें पता होता है कि चलो ये साइंटिस्ट है, ये पेंटर है, ये आर्टिस्ट है, बट जो बिहाइंड द सीन जो पर्सनैलिटी थी, मतलब क्या वो सारी चीजें थी जो उनको इंस्पायर करती थी टू बिकम दैट पर्सन जिनको हम अभी जानते हैं। तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट सम। ओके, लियोनार्डो दा विंसी, इनके बारे में हम सब ने सुना है। तो ही वाज एन अमेजिंग पेंटर। बट क्या हम जानते हैं दा विंसी के अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पेंटर, ही वाज अ ग्रेट आर्किटेक्ट, ही वाज अ सिविल इंजीनियर, वो स्कल्प्टर भी थे, वो इन्वेंटर भी थे। और उन्होंने अमेजिंग पार्ट इनका ये है कि हम उनको पेंटर, मतलब वी नो हिम टू बी अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, बट उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में बस 15 पेंटिंग्स ही बनाए। और जिनमें से दो फेमस है, एक है मोनालिसा और दूसरा है द लास्ट सपर जो जीसस का था।
तो यही दो उनके फेमस पेंटिंग्स है, और पूरे लाइफ में उन्होंने बस 15 पेंटिंग से बनाए। तो ऐसा क्या था कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में बस यही 15 पेंटिंग्स बनाए, मेनली बिकॉज द विंसी अपना पूरा टाइम ना ही यूज टू sketch, used to make this ड्राइंग्स, वो ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करते थे। उनके पूरे नोटबुक्स भरे हुए थे, मतलब विथ स्टडिंग फिगर्स और ऐसे ऐसे इन्वेंशंस, मतलब जो उस टाइम के उनके कंटेम्प्रेरी से काफी अहेड थे। मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे इन्वेंशंस के स्केचेस बनाए हुए थे अपने नोटबुक्स में, जो उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा एडवांस था। और ये कहा भी जाता है कि ही हैज लेफ्ट बिहाइंड ऑलमोस्ट 13,000 पेजेस ऑफ नोट्स, जिनमें बस ड्राइंग्स, डूडल्स और स्केचेस ही हैं। इस स्लाइड पे मैंने उनकी नोटबुक्स में से ऐसे ही चार मैंने डाले हुए हैं। अब आप बोल सकते हो कि ये तो इतने मतलब हाईली डिटेल ड्राइंग्स है, इनको तो डूडल बोला ही नहीं जा सकता, इतने हाईली मतलब इलस्ट्रेटेड है। हाँ, ऑफ कोर्स ये हाईली इलस्ट्रेटेड है, बट द पॉइंट जो यहाँ पे ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये हाईली डिटेल ड्राइंग्स एक ही बार में उन्होंने नहीं बनाए। ऑफ कोर्स उन्होंने कितनी बार स्केच किए होंगे और फिर जाके ये मतलब फाइनल ड्राइंग्स उनके बने होंगे। तो दिस इज जस्ट अ फ्यू पेजेस फ्रॉम हिज नोटबुक्स दैट आई हैव ट्राइड टू पुट, बट उनके नोटबुक्स में ऐसे इतने सारे ड्राइंग्स है, मतलब रफ ड्राइंग्स, आप हम फिगर आउट भी नहीं कर सकते कि मतलब क्या है, बट उन्हीं की वजह से ही वाज सच अ नाइस, मतलब वो इतने इनक्रेडिबल पर्सन थे। उनके इसी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से ही वाज एबल टू बी सो फेमस। एल्बर्ट आइंस्टाइन, सो इनके बारे में हर किसी को पता है। he was we know him to be this mad genius, was so different from मतलब everyone else। तो उन्होंने इतने he is famous for his theory of relativity, space time, फिर gravity, फिर quantum mechanics, photo electric effect और कितने सारे। बट यहाँ पे मैंने राइट साइड में मेंशन किया हुआ है म्यूजिकल डूडलर। तो म्यूजिकल डूडलर क्यों? क्योंकि what many of us don't know is the role music played in his life, मतलब या how it helped in aiding his scientific discoveries। तो आइंस्टाइन वाज एन accomplished violinist, और वो पियानो भी बजाते थे। एंड वो खुद बोलते थे कि अगर इफ ही हैड नॉट परस्यूड साइंस ही वुड हैव बीन अ म्यूजिशियन। और म्यूजिकल डूडलर क्यों बोलते थे उनको? क्योंकि वो ना ही वाज सो इन्वॉल्व्ड विद द साइंटिफिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ म्यूजिक, मतलब वो म्यूजिक को स्टडी करते थे एंड ही यूज्ड टू थिंक अबाउट साइंस इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस एज अ म्यूजिशियन। मतलब वो म्यूजिक से इंस्पायर होके उस चीज को अपने साइंटिफिक थ्योरीज और डिस्कवरीज में यूज करते थे। और एक बार क्या मतलब आई जस्ट से एन एक्सर्प्ट फ्रॉम वन ऑफ हिज लाइफ। तो एक बार क्या था कि वो his wife, she told that he was working on this theory of relativity, और उनसे हो नहीं रहा था, मतलब he was taking, वो कर रहे थे pages after pages and it was taking him long and he was frustrated. So what he did was he went inside his room for 2 weeks. 2 weeks he did not come out. So all that his wife could hear from inside his room was sometimes मतलब बहुत साइलेंस था और समटाइम्स पियानो बजाने की आवाज आती थी। तो सडनली 2 weeks के बाद he came out of his room with a working draft of the theory of relativity। तो वही थे कि वो म्यूजिक मतलब वो म्यूजिक बजाते बजाते या सुनते ही यूज्ड टू टेक नोट्स। सो दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड अ म्यूजिकल डूडलर। एंड वही मतलब जैसे कि हर किसी को कोई ड्राइंग करके कोई स्केच करके मतलब दे इंक्रीज देयर क्रिएटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन टुक द हेल्प ऑफ म्यूजिक। Okay, these are again some pages from his class textbooks from his college days, जो वो करते थे डूडल अपनी क्लासेस में। So just some visual images that I'm sharing. Okay. Again, Nikola Tesla, you might have all heard, he was again a great inventor and engineer. उन्होंने he was known for his photographic memory and also he was known for his inventions like radio,
नियॉन लैम्प्स, फिर एक्स रेज और बहुत सारे। इनफैक्ट आई थिंक ही हैड मेड सम 300 इन्वेंशंस जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। इतने सारे इन्वेंशंस उन्होंने मतलब हैव नॉट बीन लेट आउट, मतलब उन्हीं के नोटबुक्स में रह गया है ये। बट दे से कि ही हैड ऑलमोस्ट वर्कड ऑन 300 इन्वेंशंस। तो इनके बारे में क्या खास था कि ही वाज अ, जैसे कि आइंस्टाइन वाज अ म्यूजिकल डूडलर, ही वाज अ मेंटल डूडलर। तो मेंटल डूडलर इन द सेंसेस कि उनको ना मतलब विजन्स आते थे। विजन्स इन द सेंस कि he used to solve problems inside his head itself. तो बताया जाता है कि टेस्ला यूज्ड टू रीड अ लॉट, मतलब ही वाज अ वाइवेशियस रीडर। एंड उनकी एक बहुत फोटोग्राफिक मेमोरी थी। मतलब वो क्या करते थे, ही वुड मेमोराइज बुक्स एंड इमेजेस एंड पाइल देम एज विजन्स इनसाइड हिज हेड। और मतलब एक बहुत बहुत पावरफुल इमेजिनेशन था। एंड उनकी एक ये क्वालिटी भी थी कि यही विजन्स पे काम मतलब के साथ काम करते करते ना ही हैड दिस एबिलिटी टू विजुअलाइज इन 3 डायमेंशंस। और उनके कलीग्स बताते हैं कि इन्हीं एबिलिटीज की वजह से वो इतने सारे इन्वेंशंस के डिजाइन या ड्राइंग्स बना पाते थे। और उनकी खास बात ये भी थी ना कि वो कभी नोट डाउन नहीं करते थे। वो हमेशा हर चीजों को मतलब अपने दिमाग में ही रखते थे, इसलिए उनको मेंटल डूडलर बोला जाता है, सॉरी। नेक्स्ट इज द प्रेजेंट डे, जो हम सब जानते हैं, स्टीव जॉब्स। ही इज सिनोनिमस विद एप्पल। ही फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ किनेस्थेटिक्स डूडलर। तो किनेस्थेटिक्स डूडलर मतलब वो सोचते सोचते कुछ और काम भी करते रहते थे, मतलब तो इसीलिए किनेस्थेटिक्स डूडलर। हाँ, स्टीव जॉब्स ने भी एप्पल के इतने सारे प्रोडक्ट्स के पेटेंट लिए मतलब किए हुए हैं। एंड हिज एक्सपर्टीज वाज इन हिज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड एग्जीक्यूट ग्रेट डिजाइंस एंड आइडियाज। तो किनेस्थेटिक्स डूडलर क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब्स बताते हैं कि उनके उनके मोस्ट ऑफ हिज आइडियाज used to come to him while he was walking or meditating। मतलब ये दो प्रोसेस को वो बहुत रिलीजियसली फॉलो करते थे। मतलब he used to do brainstorming walks with others, with his colleagues। and अभी research has also confirmed that if you're thinking of something and आप walk कर रहे हो, तो it helps to unlock, मतलब ज्यादा creativity unlock करने में help करता है। स्टीव जॉब्स क्या था कि उन्होंने ही आइडेंटिफाइड द डिफरेंस इन ब्रेन एक्टिविटी बिटवीन डिसीजन मेकिंग माइंड और क्रिएटिव माइंड। ये दोनों अलग चीज है। मतलब जैसे कि एग्जांपल, ओके, जब हम कोई एक टास्क को कंप्लीट करना मतलब करने में लगे रहते हैं, वी आर यूजिंग अ डिसीजन मेकिंग माइंड। मतलब हम सोचते रहते कि कैसे कंप्लीट करें उसको। और लेकिन हमारा जो यूरेका मोमेंट होता है कि हम कब सॉल्व कर पाते हैं, वो तभी मिलता है जब हम उस टास्क से एक ब्रेक लेके अपने माइंड को मतलब विल लेट इट फ्री, थोड़ा सा वंडर करने के लिए हम छोड़ देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इफ वी जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व, हम ना हमारा माइंड बहुत रेस्टलेस हो जाता है। बट हम अगर उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, लाइक बाय टेकिंग ब्रिस्क वॉक्स लाइक हाउ स्टीव जॉब्स यूज्ड टू डू, या थोड़ा सा बीच में मेडिटेट कर लेते हैं, तो इट हेल्प्स टू काम आवर माइंड। एंड फिर जब काम होता है तो देयर इज मोर रूम टू हियर आवर mind more clearly, right? So that's what Steve Jobs used to do. So that's why he got this name as kinesthetics doodler. Okay, ये दो इमेजेस जो मैंने डाले हैं उसमें से लेफ्ट में इज अ ग्लास staircase, जो उनके बहुत सारे एप्पल के फ्लैगशिप स्टोर्स में है, ग्लास staircase। और राइट में अगेन वो एप्पल की जो मैकबुक डेस्कटॉप है, तो ये उनका पेटेंट था, एकदम अर्ली पेटेंट। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि ये ग्लास स्टेयरकेसेस और एप्पल के जो डेस्कटॉप्स है जो अब हम देखते हैं, मतलब कितना स्लिक डिजाइन है। ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए, बट इट्स स्टिल देयर स्टैंडिंग फर्म। तो इसके पीछे भी ना देयर इज अ नाइस स्टोरी बिहाइंड इट। दैट इज कि ऐसे ही बिकॉज ही वाज अ किनेस्थेटिक डूडलर, वो हमेशा ऐसे वॉक्स लेते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ही वेंट टू हिज वाइफ्स प्लेस, और उनकी वाइफ ने एक मतलब शी हैड ग्रोन सनफ्लावर्स, तो बहुत बड़ी सनफ्लावर की फील्ड थी। तो ही वाज टेकिंग वॉक विद हिज कलीग, और ऐसे ही चलते चलते ही नोटिस्ड द सनफ्लावर्स। तो सनफ्लावर देख के उनको सनफ्लावर की ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी कि सनफ्लावर के स्टेम्स कितने स्लीक होते हैं, बट स्टिल वो कितने फर्मली सनफ्लावर को होल्ड किया हुआ होता है, एंड द सनफ्लावर सीम्स लाइक फ्लोटिंग अबाउट द स्टेम।
तो उन्होंने वही एसेंस को उसी टाइम उन्होंने अपने कलीग को बोला कि मेक इट लाइक अ सनफ्लावर, मतलब अब अभी जो प्रोडक्ट बनाओगे एप्पल के, मतलब मेक इट लाइक अ सनफ्लावर, मतलब वो इतना स्लीक होना चाहिए, स्टिल इट हैज टू बी डीप रूटेड, और लगना चाहिए कि ऐसे फ्लोट कर रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट से जो उन्होंने बाकी के, मतलब ही स्टार्टेड डिजाइनिंग दोज एप्पल प्रोडक्ट्स। सो वो अपने एनवायरनमेंट से काफी इफेक्ट, काफी इंस्पिरेशन लेते थे। सो दैट्स व्हाई द टर्म एज अ किनेस्थेटिक डूडलर। ओके, लास्ट पार्ट तक आ ही गए। सो द फर्स्ट गूगल डूडल इन 1998 वाज अ बिट ऑफ अ जोक। क्या किसी को ये मतलब स्टोरी पता है कि हाउ दिस गूगल डूडल स्टार्टेड? तो हुआ ये था कि तब गूगल इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुआ था एज ए कंपनी, और ये इनके जो दो को फाउंडर्स थे, लैरी पेज और आई रिमेम्बर सर्जे ब्रिन, या तो ये दो को फाउंडर्स थे उनके। तो उनको जाना था नेवाडा करके एक जगह में, एक बर्निंग मैन फेस्टिवल है, तो उनको जाना था वहां पे, एंड दैट फेस्टिवल वाज वेरी फेमस एट दैट टाइम। बट उनको जाना था, बट उनको ये भी था कि जो उनके यूजर्स है और जो उनके एम्प्लॉयज है, दे वांटेड देम टू नो कि वो लोग अभी कुछ टाइम के लिए ऑफिस में नहीं होंगे। मतलब वो सर्च इंजन, जो तब तो सर्च इंजन ही था, मतलब जब स्टार्ट हुआ था, कंपनी भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था। तो उनको ना, दे वांटेड द यूजर्स एंड द एम्प्लॉयज टू नो कि वो लोग थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है और कहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए जोक जोक में व्हाट दे डिड वाज, जो गूगल का सेकंड ओ है उसमें उन्होंने ये सिंबल ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। ये सिंबल वाज वेरी फेमस, इट रिप्रेजेंटेड द बर्निंग मैन फ्रॉम दैट फेस्टिवल। तो व्हाट दे वांटेड, मतलब वो ऐसे जोक था, प्रैक्टिकल जोक, मतलब कि हाँ मतलब बस ऐसे बर्निंग मैन को लगा दिया कि हम अवेलेबल नहीं है, हम इस फेस्टिवल को अटेंड किए हुए हैं। एंड दैट कॉन्सेप्ट बिकेम सो फेमस, मतलब उनके पूरे ऑफिस में शेयर हुआ एंड दे लाइक्ड इट, मतलब कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता। उनको पता लग गया कि वो दोनों मतलब वो फेस्टिवल पे जा रहे हैं, एंड दिस वाज वेरी ह्यूमरस, मतलब उनको बहुत फनी भी लगा, उनको बहुत क्रिएटिव भी लगा। एंड देन वैसे ही उसके बाद आई थिंक 2000 में उन्होंने बहुत सीरियसली सोचा इसके बारे में, एंड आफ्टर दैट एन एंटायर डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड जस्ट टू मेंटेन और जस्ट टू स्पीयरहेड दिस। मतलब अब तो हमें पता है कि गूगल का, मतलब अब पीपल दे वेट, काइंड ऑफ वेट फॉर द गूगल डूडल्स टू कम आउट, मतलब हम वेट करते हैं कि क्रिसमस हो, कोई भी डे हो, तो गूगल का हर दिन नया डूडल्स आता है। तो उस एक एंटायरली स्मॉल थिंग से उन्होंने इतना सोचा भी नहीं था, उन्होंने बस दे टुक इट एज अ जोक, मतलब बस डाल दिया था वहां पे। बट उससे क्या हुआ कि अभी पूरा एक डिपार्टमेंट फॉर्म हो गया और इतना बड़ा कैंपेन स्टार्ट हो गया। सो दैट्स इट, आई थिंक लास्ट। Okay, this is the last part. Please doodle at work, home, in your leisure time while thinking. Doodle at work, home, मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम हम डूडल करते रहे, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि हम कभी भी कोई नोट टेकिंग का सेशन होता है, कभी भी कोई हम डिस्कशन थ्रू जाते हैं, तो इट्स, हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिटन नोट्स, हम थोड़े थोड़े स्लोली स्लोली हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस अभी कंपनीज दे हैव स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग इट, मतलब इसमें कोई, इट्स यूजर फ्रेंडली, इट कॉस्ट नेक्स्ट टू नथिंग टू अडॉप्ट, जैसे कि लिखा हुआ है इसमें। और अभी जैसे कि मैंने बताया भी है कि आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं है उसको बनाने के लिए, तो कोई भी डूडल कर सकते हैं हम लोग। तो दैट्स द लास्ट पार्ट, या थैंक यू।